पहलगाम के पास बैसरन घाटी की जो खूबसूरती है, उसके बीच 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों पर एक बहुत ही भयानक हमला हुआ। इसने पूरे देश को सच में झकझोर कर रख दिया। बिल्कुल। आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी समाचार रिपोर्टें हैं या सरकारी बयान आए हैं और जो जांच की शुरुआती जानकारी है, उसके आधार पर इस पूरी घटना को, इसके अलग-अलग पहलुओं को समझें। जी, और मकसद यही है कि जो जानकारी हमारे पास है उसके ज़रिए एक साफ तस्वीर बना सकें कि ये हमला कैसे हुआ, इसका असर क्या हुआ और अभी अभी क्या हालात हैं। हाँ, घटना तो बहुत ही गंभीर थी। 26 लोगों की जान चली गई, 25 भारतीय थे, एक नेपाल के नागरिक, और सुनने में आया है कि 17 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। हमला हुआ कैसे था? जो जानकारी है उसके मुताबिक तो शायद सेना की वर्दी पहने हुए 5 आतंकवादी थे। हाँ, यही रिपोर्ट्स हैं। उन्होंने बैसरन में करीब 40 पर्यटकों का एक ग्रुप था, उन पर बिल्कुल नज़दीक से घात लगाकर हमला किया। M4 कार्बाइन और AK-47 जैसे हथियार थे उनके पास। और इसमें एक एक बहुत परेशान करने वाली बात भी कुछ रिपोर्ट्स में आई है। हाँ, वो बात वाकई विचलित करने वाली है। कुछ स्रोतों का कहना है, हालांकि इसकी पुष्टि पूरी तरह से होना बाकी है, कि हमलावरों ने कथित तौर पर लोगों को धर्म के आधार पर अलग किया। ओह! मतलब गैर मुस्लिमों से इस्लामिक कलमा पढ़ने को कहा या खतना की जांच की और फिर उन्हें गोली मारी। अगर ये सच है तो ये इस हमले की क्रूरता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। बेहद भयानक। लेकिन इसी माहौल में एक बहादुरी की मिसाल भी सामने आई, सैयद आदिल हुसैन। हाँ बिल्कुल, एक स्थानीय कश्मीरी मुस्लिम टट्टू गाइड, उन्होंने अपनी जान दे दी पर्यटकों को बचाने की कोशिश में। उनकी बहादुरी को सलाम करना चाहिए। यकीनन। अच्छा, अब ये बताएं कि इस हमले की जिम्मेदारी किसने ली? कोई सामने आया? हाँ, जिम्मेदारी ली है कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के एक समूह ने। अब देखें, सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि ये जो नाम है, ये असल में लश्कर तैयबा मतलब LET और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो बड़े आतंकी गुट हैं, अच्छा। उनका ये एक मुखौटा है, एक फ्रंट संगठन। वो अक्सर ऐसे नए नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि सीधे तौर पर बड़े ग्रुप का नाम न जुड़े। समझ गया। और ये हमलावर कौन थे? इनके बारे में कुछ पता चला? इनकी पहचान हुई? देखिए, NIA मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है, और उनकी जो शुरुआती जांच है वो इशारा कर रही है कि इसमें 3 पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे। पाकिस्तानी? हाँ, और इसमें एक बात और चौंकाने वाली है। कहा जा रहा है कि उनमें से एक आतंकवादी कथित तौर पर पाकिस्तानी सेना की जो स्पेशल सर्विस ग्रुप है, SSG। SSG कमांडो, पूर्व। जी, पूर्व SSG कमांडो बताया जा रहा है। अब अगर ये सच निकलता है तो ये इस पूरे मामले को एक अलग ही मतलब बहुत गंभीर मोड़ देता है। ये तो बहुत ही संगीन बात है। बिल्कुल। NIA ने 2 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार भी किया है। शक है कि उन्होंने इन आतंकवादियों को पनाह दी थी। हम्म। लेकिन पांचों हमलावर अब भी फरार हैं। जांच बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। 500 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है। घटनास्थल की 3D मैपिंग की गई है। डिजिटल सबूतों का विश्लेषण हो रहा है, और हमलावरों पर 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है सरकार ने। हमले के फौरन बाद वहां क्या स्थिति रही होगी? बचाव कार्य कैसे हुआ और सरकार ने कैसे रिएक्ट किया? देखिए, सबसे पहले तो जो स्थानीय गाइड थे और टट्टू वाले, वो लोग फौरन हरकत में आए। उन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई, घायलों को घोड़ों पर लादकर नीचे पहुंचाया। अच्छा। पुलिस और सेना भी कुछ ही मिनटों में पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर लिया। वो इलाका काफी घना जंगली है, तो हेलीकॉप्टरों की मदद से बहुत बड़ा तलाशी अभियान भी शुरू किया गया। और सरकारी स्तर पर क्या बड़े कदम उठाए गए? जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इसे हाल के सालों का सबसे बुरा नागरिक हमला करार दिया। भारत सरकार ने भी काफी सख्त प्रतिक्रिया दी। हाँ, मैंने सुना सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया गया। जी हाँ, सिंधु जल संधि निलंबित की गई, कुछ पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित किया गया और अटारी वाघा सीमा भी बंद कर दी गई। जाहिर है पाकिस्तान ने भी फिर जवाबी कदम उठाए, और देश के अंदर भी तैयारियों को परखने के लिए ऑपरेशन अभ्यास नाम से एक मॉक सिविल डिफेंस ड्रिल आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो काफी प्रतिक्रियाएं होगी इस पर। हाँ बिल्कुल, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र, यहाँ तक कि चीन और UAE जैसे कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इसकी कड़ी निंदा की है। FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसने भी कहा भी भाई ऐसे हमले बिना पैसों के, बिना वित्तीय मदद के मुमकिन नहीं होते। तो उन्होंने आतंकी फंडिंग पर नकेल कसने पर जोर दिया है, और उम्मीद है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी सभी देश मिलकर इसकी निंदा करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है। क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? खासकर 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। हमले के बाद 48 टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए गए थे, हालांकि अब धीरे धीरे खोल रहे हैं। अच्छा।
गुलमर्ग और सोनामर्ग जैसे जो ज्यादा संवेदनशील इलाके माने जाते हैं, वहां खुफिया चेतावनियों के बाद एंटी फिदाइन दस्ते तैनात किए गए हैं और अमरनाथ यात्रा का जो पूरा रूट है उसे नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। और कश्मीर घाटी के अंदर भी सख्ती बढ़ी है क्या? हाँ बिल्कुल, हमले के बाद पूरे कश्मीर में बड़ी कार्रवाई हुई है। सैकड़ों संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि आतंकी संदिग्धों के घर गिराए गए हैं। 175 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए हैं। इस सब का कश्मीर की आम जिंदगी पर और खास तौर पर जो वहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है, पर्यटन, उस पर क्या असर हुआ है? असर तो बहुत ही गहरा पड़ा है। आप अंदाजा लगाइए, पहलगाम में जहां रोजाना करीब 15,000 पर्यटक आते थे, 15,000। हाँ, वहां ये संख्या घटकर सिर्फ 100 के आसपास रह गई। ये बहुत बड़ा झटका है। अमरनाथ यात्रा पर भी एक डर का साया तो है ही। हालांकि जैसा मैंने कहा, बंद किए गए 48 में से 16 पर्यटन स्थलों को अब धीरे धीरे खोला जा रहा है। शायद हालात सामान्य करने की कोशिश है। अच्छा, एक और पहलू है जिसका जिक्र था रिपोर्ट्स में, ये सूचना युद्ध, मतलब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हाँ, ये भी एक अहम मोर्चा बन गया है। ऑनलाइन गलत सूचनाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई। बूम जैसी जो फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं, उन्होंने एआई से बदली गई तस्वीरों और झूठे दावों का पर्दाफाश भी किया। तो एक तरफ तो ऐसे वीडियो और अफवाहें फैली जिनसे सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश हुई, लेकिन दूसरी तरफ सैयद आदिल हुसैन जैसे स्थानीय लोगों की बहादुरी और दूसरे स्थानीय मुसलमानों ने जिस तरह पीड़ितों की मदद की, उसकी कहानियों ने इंसानियत की मिसाल भी पेश की। वो पहलू भी सामने आया। तो अभी ताज़ा स्थिति क्या है? जांच कहाँ तक पहुंची है? एनआईए की जांच तो चली रही है और उनका लक्ष्य सिर्फ इन 5 हमलावरों को पकड़ना नहीं है, बल्कि इस पूरे नेटवर्क को खत्म करना है, जिसमें सीमा पार बैठे उनके हैंडलर भी शामिल हैं और जो स्थानीय मददगार हैं वो भी। राइट। मई की शुरुआत में ऐसी भी अपुष्ट खबरें थीं कि सीमा पार आतंकी कैंपों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर नाम से कोई कार्रवाई शुरू की गई है, पर इसकी पुष्टि नहीं है। जाहिर है, इस पूरी घटना से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर काफी बढ़ गया है। तो कुल मिला के देखें तो इस एक वहशी हमले ने न सिर्फ कश्मीर की ये जो नाजुक शांति है उसे भंग किया है, बल्कि इसने सुरक्षा के इंतजामों पर, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर और वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर डाला है। जांच अभी चल रही है और उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही सच सामने आएगा और गुनहगार पकड़े जाएंगे। हाँ, और आखिर में एक बात सोचने के लिए रह जाती है। देखिए, एक तरफ तो स्रोतों में ये बात है कि कथित तौर पर धर्म के आधार पर पीड़ितों को अलग करके निशाना बनाया गया, और दूसरी तरफ सैयद आदिल हुसैन जैसे स्थानीय मुस्लिम हीरो की कहानी है जिसने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ये जो विरोधाभास है, ये हमें कश्मीर की ज़मीनी हकीकत की उन जटिलताओं के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है, जो अक्सर बड़ी-बड़ी सुर्खियों में कहीं खो जाती हैं।